हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर स्टार्ट किए थे और हमने थ्योरी पार्ट पूरा कवर कर लिया है। हमने 5 लेक्चर में कुछ वीडियो लेंदी हैं, कुछ 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस हैं। आप जाके देख लीजिए, आपके एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उस थ्योरी पार्ट को कवर करने के बाद हम आ गए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और हम इस लेक्चर में हम आपके 3 अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, उस 3 अनसॉल्व प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हो रहे हैं सॉल्व। हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। हमने 9th स्टैंडर्ड के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला। और इसके पहले हमने जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, आपको पता है कि हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं वो प्रॉब्लम्स हमको 5 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है। तो जो पहला स्टेप है, हम लिखने का ट्राई करेंगे डेटा, इसमें क्या क्या डेटा है। तो जो भी फैक्टर्स दिए गए हैं लिखो उसको। पहले लेंथ दिया है वायर का। क्वेश्चन पहले समझ लेना क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर बोला है 1 मीटर लॉन्ग। 1 मीटर लॉन्ग मतलब क्या, जैसे मान लो ये 1 मीटर लॉन्ग है, ये नाइक्रोम वायर है। अब नाइक्रोम 2 वर्ड से बना है, निकल एंड क्रोमियम। याद रखना, निकल एंड क्रोमियम, इन दोनों एलिमेंट से बना रहता है। इसे दोनों को नाम मिला के क्या बन दिया है, नाइक्रोम वायर। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है। अब बोला कि इसका लेंथ हमको रिड्यूस कर देना है, 1 मीटर से 70 सेंटीमीटर पे लाना है। मतलब 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर से कहाँ पे लाना है, सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर पे लाना है। तो जब 70 सेंटीमीटर ला देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, हमको वही निकालना है। तो आप समझना, तो पहला लेंथ दिया हुआ है, लेंथ L1 कितना दिया है, 1 मीटर। दूसरा लेंथ, सेकेंड लेंथ भी दिया है, L2 कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर आपको पता है कि इसको जब कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, मीटर के अंदर, ये बन जाएगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 0.7 मीटर। अगला दिया है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस L वाले के लिए दिया था, L1 के लिए दिया था, फिर लिखेंगे R1 कितना दिया है, 6 ओम्स। ये चीजें दी गई, इतना ही। सेकेंड स्टेप हमको लिखना है टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है हमको, रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस। लेकिन कौन सा रेजिस्टेंस, R2। जब उसका लेंथ कितना हो गया है, 70 सेंटीमीटर हो गया है, तब उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, वही अपने को निकालना है। तीसरा स्टेप है फॉर्मूला। अब अपने को रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू L अपॉन A। R इज इक्वल टू L अपॉन A, ये वाला फॉर्मूला। आप बोलोगे सर हमने तो एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और पढ़ा था, V अपॉन I वाला, लेकिन यहाँ पे कहीं पे लेंथ दिया है क्या, नहीं दिया है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। जहाँ पे लेंथ दिया है हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कैलकुलेशन। और आप सभी को पता है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं वी नो दैट। वी नो दैट के बाद हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम 2 कंडीशन दी यहाँ पे। तो जो 1 मीटर लॉन्ग दिया उसको फर्स्ट कंडीशन बोल देते हैं, जो 70 मीटर लॉन्ग दिया उसको मैं सेकंड कंडीशन बोल सकता हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से क्या बनेगा, R1 इज इक्वल टू रो, हमने पढ़ा रजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगा, L1 अपॉन ए भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एरिया तो सेम ही रहने वाला है ना पूरा थ्रू आउट द ईयर। जो एरिया है इसका, अगर मैं ए ले लीजिए, जैसा अगर मैं एक वायर लेता हूँ, तो अगर इसका एरिया अगर ये वाला ए है, तो चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, एरिया तो एरिया रहने वाला है। बस हम क्या कर रहे हैं, लेंथ कम कर रहे हैं, इसलिए मेरा एरिया कितना हो जाएगा, इस मान लो A1 ले रहे हैं हमें। तो ये कंडीशंस के हिसाब से R1 दिया हुआ है 6 ओम, R1 दिया है कितना, 6, नहीं जाने दो, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, इसको इक्वेशन 1 ले लो। नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन से क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, इसको इक्वेशन 2 दे दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को डिवाइड करो तो इक्वेशन 2 से, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2 अपॉन रो L2 अपॉन A1 आ जाएगा। रो से रो कैंसिल,
लिख देना सिंस resistivity and area of wire remains सेम, हमेशा सेम होने वाला है, इसलिए रजिस्टिविटी कैंसिल हो जाएगा और एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। अब अपने को पता है R2 कितना, R2 अपने को निकालना है, R1 का वैल्यू कितना दिया है 6 ओम, R1 का वैल्यू कितना दिया है 6, L2 का वैल्यू कितना दिया है 0.7 और Ln का वैल्यू कितना दिया है 1। मीटर वाले वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, क्या मीटर वाले वैल्यू लिख रहे हैं। तो अब यहाँ से आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 6 को उधर भेजो और मेरे को पता है 7 6 42, तो आंसर आएगा 4.2 ओम्स। तो रेजिस्टेंस 2 कितना आ जाएगा 4.2 ओम्स। मतलब क्या है, जब आपने उसका वायर 1 मीटर लॉन्ग वायर को आपने 70 सेंटीमीटर का बना दिया, तो पहले उसका रेजिस्टेंस कितना था 6 ओम था, अब कितना हो गया 4.2 ओम्स हो गया। क्योंकि हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेंथ ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, लेंथ कम रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। यहाँ पे समझ रहा है कि नहीं, जब रेजिस्टेंस कितना था, जब R1 6 ओम्स था तो उसका लेंथ कितना था 1 मीटर का था, जब रेजिस्टेंस कितना हो गया 4.2 हो गया तो उसका लेंथ कितना हो गया 70 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब क्या 0.7 मीटर का हो गया। ये कंडीशन, यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। तो ये हमारा हो गया 4 स्टेप। हमारा 5वां स्टेप होगा क्या आंसर, तो लिखोगे द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी 4.2 ओम्स, ये आपका आंसर हो गया। आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है कि व्हेन 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, 2 रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट किया है सीरीज में, तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 80 ओम्स, कितना आ रहा है 80 ओम्स। फिर बोला है कि व्हेन दे आर कनेक्टेड, वही जो रेजिस्टेंस थे उनको कैसे आपने कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 20 ओम्स। तो अपने को फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ 2 रेजिस्टेंस। तो देखते हैं, सबसे पहले डेटा लिखते हैं। डेटा में हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि हम लोग को पता है जब सीरीज में हम अरेंज करते हैं तो उनका वैल्यू आ जाता है R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है 80 ओम्स। और दूसरा बोला जब पैरेलल में अरेंज कर रहे हैं आप, तो पैरेलल में अरेंज करोगे तो उसका वैल्यू आ जा रहा है, इसी को आप बोल सकते हो RS, इसी को आप क्या बोल सकते हो RS। पैरेलल में अरेंज किया, सॉरी सीरीज में अरेंज किया है, और जब पैरेलल में अरेंज करो RP आ जाएगा, और RP का आंसर कितना आ रहा है 20 ओम्स। ये 2 डेटा दिए गए हैं। अगला फाइंड आउट करना, अगला चीज निकालना है टू फाइंड, क्या अपने को फाइंड आउट करना है, अपने को फाइंड आउट क्या करना है R1 और R2 का वैल्यू। तो पहला क्या R1 का वैल्यू कितना है और दूसरा है R2 का वैल्यू कितना है, दोनों फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में हमने देखा है कि सीरीज और पैरेलल यूज कर रहा है, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2, और पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सबसे पहले लिखेंगे V है, क्या है अपने पास फॉर्मूले, तो फॉर्मूले में पहला लिख दो RS इज इक्वल टू क्या है R1 प्लस R2। इसका तो वैल्यू दिया है, तो 80 RS का वैल्यू दिया है ना 80, और R1 प्लस R2 आ जाएगा। मतलब R1 प्लस R2 का मीन्स वी हैव गेट R1 प्लस R2 का मिला के कितना वैल्यू हो रहा है 80। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। एंड सेकेंड से हम देखते हैं RP इज इक्वल टू है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और RP का वैल्यू अपने को दिया है 20 इज इक्वल टू R1 इंटू R2, और R1 प्लस R2 का वैल्यू अपने पास आया, R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना आया 80 आया। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं R1 इंटू R2 का वैल्यू आएगा 20 इंटू 80, 20 इंटू 80 करोगे आंसर आएगा 1600। मतलब
R1 इंटू R2 का वैल्यू कितना आएगा, इतना। अब बोल दो R1 का वैल्यू मान लो 1600 अपॉन R2, ये पुट कर सकते हैं आप ये। अब ये वाला वैल्यू क्या करो, इसको इक्वेशन 2 बोलो और सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो R1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1600 अपॉन R2 प्लस R2 इज इक्वल टू 80, ये लिख सकते हैं हम। अब जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आएगा 1600 प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 80 R2, ये आंसर ये आएगा। अब इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करोगे, पहले R2 स्क्वायर लिखोगे आप, फिर ये इधर आएगा तो माइनस 80 R2 हो जाएगा और ये प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आने चाहिए, या अभी आप मैथ्स में आप पढ़े होंगे आप। तो हमको क्या करना था, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, और ये लास्ट वाला आंसर ये किस फॉर्म में आप देख लेना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू इसके फॉर्म में है। हाँ? तो हमें क्या करना रहता है, a का और c का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे a कितना है 1 और c कितना है 1600। तो जब 1 का और आप 1600 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 1600, आपको 1600 मिलेगा। अब अपने को 1600 के ऐसे तो फैक्टर निकालने हैं जिसको प्लस करने पे माइनस 80 आना चाहिए। तो 4 4 जब 16 होता है, 40 40 कर दो। अब जब 40 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे 1600 आ रहा है, लेकिन प्लस करने पे प्लस 80 आ रहा है। कितना आएगा, प्लस 80 आ रहा है ना। अपने को चाहिए क्या, माइनस 80। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे तो आएगा, अरे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 1600 ही आएगा। लेकिन इनको ऐड करने पे आंसर कितना आएगा, माइनस 80 आया। तो हम यहाँ पे क्या, एक कैलकुलेशन पार्ट था ये। अब माइनस 80 की जगह आपको क्या लिखना है, देखना आप। तो यहाँ पे लिखोगे R2 स्क्वायर माइनस 40 R2 माइनस 40 R2 प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। अब दो का पेयर बना लीजिए आप। अब जब दो का पेयर बनाएंगे आप तो यहाँ से R2 कॉमन आ जाएगा। R2 कॉमन आएगा तो बचेगा R2 माइनस 40, और यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए माइनस 40 बाहर निकाल लीजिए आप। दोनों में से कॉमन जाएगा माइनस 40, और जब बाहर निकाले तो अंदर बचेगा R2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। याद रखेंगे जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इसी ब्रैकेट में भी लाना है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, वो ब्रैकेट वाला कॉमन है, R2 माइनस 40 कॉमन है। तो अब अंदर क्या बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में R2 माइनस 40 बचेगा। R2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे R2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और R2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट 0 से इक्वेट कर देंगे। जब दोनों से आप इक्वेट करोगे तो यहाँ पे R2 का वैल्यू भी 40 आएगा, यहाँ पे भी R2 का वैल्यू कितना आएगा, 40 आएगा। मतलब हमें आ गया R2 का वैल्यू, कितना आ गया, 40 ओम्स। अगर अपने को R2 का वैल्यू 40 ओम्स आ गया, लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ R2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब R2 का वैल्यू आप डालेंगे, यहाँ पे दोनों जगह R2 ही है, हाँ क्या याद रखना आप ये। तो R2 का वैल्यू डालें तो R1 प्लस 40 इज इक्वल टू 80, यहाँ पे डाल दें आप इस इक्वेशन में। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा R1 इज इक्वल टू 80 माइनस 40, देयरफॉर आपको आंसर मिलेगा R1 इज इक्वल टू 40 ओम्स। मतलब हमें दो आंसर मिल गए, R1 का वैल्यू भी 40 ओम्स आ गया और R2 का वैल्यू भी कितना आ गया, 40 ओम्स आ गया। हमें R1 और R2 का ही वैल्यू निकालना चाहिए। अब इसके बाद आप, हमने अभी तक 4 स्टेप लिखे हैं, 1 2 3 4। आपको 5वां स्टेप लिखना है आंसर, और आंसर में लिख सकते हो R1 का वैल्यू है 40 ओम्स और R2 का वैल्यू कितना है, 40 ओम्स। आप आंसर ऐसे भी लिख देंगे तो भी राइट है। मतलब एनी हाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन 5 स्टेप्स। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि इफ अ चार्ज ऑफ 420 कूलम, C फॉर कूलम, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इन 5 मिनट्स, तो करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डेटा समझिए क्या है, डेटा में क्या दिया है, चार्ज का वैल्यू दिया है। हमने को पता है चार्ज को किससे लिखते हैं, Q से लिखते हैं। कितना दिया है, 420
कूलम। और दूसरा दिया है टाइम, टाइम को लिखते हैं स्मॉल टी से, और टाइम कितना दिया है 5 मिनट्स। आपको याद रहना चाहिए मिनट्स को आपको हमेशा सेकंड्स में बदलना है। सेकंड्स में बदलने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 6 5 6 30, 300 सेकेंड्स। अगला स्टेप है टू फाइंड। फाइंड आउट क्या करना है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मूला। आपने को पता है करंट का फॉर्मूला क्या था? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में कहाँ पे स्टार्ट करना है? वी नो दैट। आपको क्या पता है? फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला लिख दो, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू का वैल्यू कितना आया है? 420, और टाइम यूनिट कितना है? 300। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 2 से कट करो 15, ये आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से कट होगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो आंसर आएगा आपका, यू विल गेट आई इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 7 अपॉन 5। और इसको 5 से कट करोगे तो 5 1 जा 5, बचेगा 2, 5 4 जा 20। तो आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1.4 एम्पियर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा? 1.4 एम्पियर। तो आप आंसर लिख दोगे, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 1.4 एम्पियर। यहाँ तक हमने आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हमने सब सॉल्व किए हैं। आप ध्यान से देखिए, अच्छे से कॉपी करिए। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी स्टेप में कुछ डाउट आता है तो आप जल्द से जल्द हमें कमेंट करिए। हम उसके आंसर्स जल्द से जल्द आपको देने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।